हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं सचिन कुमार स्टडी विद सचिन कुमार यूपीएससी चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ों को देखने की कवर करेंगे जो इस वीक की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही हैं, जहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी 102% रहने की कोशिश रहती है। तो आइए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ क्वेश्चन बनने की संभावना है। आइए देखते हैं। देखिए इसको हम किस न्यूज़ में रखेंगे, जीएस सेकंड में रखेंगे। किस में? जीएस सेकंड पेपर में रखेंगे। ये कहता फाइनेंशियली एक्शन टास्क फोर्स एफटीएफ के यूएई को ग्रे लिस्ट में जोड़ा। आइए एफटीएफ के बारे में जान लेते हैं। क्या है एफटीएफ? एफटीएफ ने फाइनेंशियली एक्शन टास्क फोर्स एफटीएफ ने इस बारे में संयुक्त अरब अमीरात को ग्रे लिस्ट में जोड़ा है। किसको? संयुक्त अरब अमीरात को ग्रे लिस्ट में जोड़ा है। उक्त संबंध में एफटीएफ का मानना है कि यूएई ने अपराधियों और आतंकवादियों को यह धन छिपाने से रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। तो दोस्तों यह ध्यान रखना कि क्या है, हालांकि एफटीएफ उक्त संबंध यूएई द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की है, परंतु इस संबंध में अधिक कार्य किए जाने पर बल देने की जरूरत थी। एफटीएफ ने ग्रे लिस्ट में पश्चिम एशिया के 3 देशों जॉर्डन, सीरिया और यमन भी शामिल करे गए हैं। वहीं एफटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में भी बरकरार रखा है। तो दोस्तों समझने की कोशिश करना, किसको? पाकिस्तान को भी। एफटीएफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कमियों को पूरा नहीं करा है। अच्छा, ध्यान रखना। और मनी लॉन्ड्रिंग, एफटीएफ पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग हथियारों का प्रसार करने के लिए ट्रेजर फाइनेंसिंग पर नजर रखती है। ज्ञात है कि कोई भी देश एफटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल होता है तो उस देश की वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण मिलने के लिए कठिनाई की जा सकती है एवं इसका अन्य कार्यों के साथ व्यावसायिक संबंध पर असर पड़ता है। तो दोस्तों एफटीएफ के बारे में आपने समझा। एफटीएफ क्या है, ये ग्रे लिस्ट में किन देशों को जोड़ता है तो उन देशों को क्या क्या फायदा होता है, उनकी वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में ऋण मिलने में कठिनाई जा सकती है, क्या नुकसान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ये सब न्यूज़ मेंस के हिसाब से कवर करी गई है, मेंस और प्री के हिसाब से। स्वदेश दर्शन पुरस्कार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्यों से पर्यटन मंत्रालय ने इस पुरस्कार की शुरुआत करी। किसने? पर्यटन मंत्रालय ने। आ जाए ये प्री में आ जाए कि स्वदेश दर्शन पुरस्कार किस मंत्रालय की पहल है? किसकी? तो पर्यटन मंत्रालय की। पर्यटन मंत्रालय ने देश के पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न श्रेणियों को स्वदेश दर्शन पुरस्कार का शुरू करने की घोषणा की है। सर्वश्रेष्ठ टूरिस्ट इंटरप्रेटेशन सेंटर, सर्वश्रेष्ठ कैफेटेरिया, सर्वश्रेष्ठ कॉफ्ट हॉट, सर्वश्रेष्ठ साउंड एंड लाइट शो, सर्वश्रेष्ठ तट पर विकास आदि की विभिन्न श्रेणियों के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा दिए गए पुरस्कार दिए जाएंगे। उक्त संबंध में पर्यटन मंत्रालय ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को प्रविष्टियां मांगी हैं। किसको मांगी है? केंद्र शासित प्रदेशों को। और योजनाबद्ध उद्देश्यों की उपलब्धि, अभिनव पहल को डिजाइन व संचालन में स्थिरता संबंधी सिद्धांतों को अपनाने में कुशल परियोजना निगरानी, निजी निवेश आकर्षित करने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए जो प्रयासों के राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए जाएंगे, उन्हीं के आधार पर ये पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में उक्त प्रदान होंगे। तो दोस्तों स्वदेशी दर्शन पुरस्कार अपन कहाँ रखेंगे? जीएस फर्स्ट में। कहाँ? और ये देखिए किसका? मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से लिया गया डाटा है। चलिए इसको भी हम कहाँ रखेंगे? जीएस फर्स्ट में। आर्ट एंड कल्चर में। किस में रखेंगे? आर्ट एंड कल्चर में। आर्ट एंड कल्चर में रखेंगे। चलिए क्या कहता है, पेरिनियम नृत्य के बारे में जान लेते हैं। पेरिनियम नृत्य को पेरिनियम थंडबम और पेरिनियम शिवतांडव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवतांडव भी कहते हैं। और यह सामान्य पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य का रूप है। इसे डांस ऑफ वॉरियर्स, ये ध्यान रखें, डांस ऑफ वॉरियर्स अर्थात योद्धाओं का नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह भगवान शिव की मूर्ति के सामने योद्धाओं को युद्ध के मैदान में पूर्व साहस के लिए किया जाने वाला नृत्य है। लगभग 800 वर्ष पुराना है। यह नृत्य काकतीय राजवंश ने, किसने? काकतीय राजवंश के दौरान तेलंगाना में विकसित और परिपक्व हुआ। यह तेलंगाना राज्य का एक लोक नृत्य। किस राज्य का? तेलंगाना का। ध्यान रखना, जिसे हाल ही में के दिनों में पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है।
यह नृत्य ढोल और थाप पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? ढोल और थाप पर। इस दौरान नर्तक स्वयं को मानसिक अमूर्तता की स्थिति में ले जाते हैं, जहाँ पे शिव तांडव शक्ति महसूस करने लगते हैं। वीर आप देखिए, वारंगल रामप्पा मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है ये। वारंगल रामप्पा मंदिर के गर्भगृह के पास मूर्तियों के इस नृत्य में के प्रमाण मिले हैं। और रामप्पा मंदिर का निर्माण काकतीय राजवंश के राजा गणपति देव के निर्देशन में रेचुल्ला रुद्र द्वारा करा गया था। ध्यान रखें कि रामप्पा मंदिर, रुद्रेश्वर भी कहा जाता है, को मंदिर वर्ष 2021 में यूनेस्को की संस्कृति धरोहर स्थल घोषित किया गया। यह भारत का 39 यानी 39वीं साइट है जो कि विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या कहते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इम्पोर्टेंट है, लिख लेना, क्वेश्चन बनता है हर बार देख रहा हूँ यूपीपीसीएस में बन जाता है यहाँ से क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एडीएम को देशव्यापी कार्यान्वयन को मंजूरी दी है, जिसे 5 वर्षों के लिए 1600 करोड़ रुपए की बजट का आवंटन करा गया। कितना? 1600 करोड़ की बजट का आवंटन करा गया। आइए देखते हैं इसका क्या उद्देश्य है। इसके उद्देश्य इस मिशन के तहत नागरिक अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ा जा सकेगा। सभी भारतीयों एवं नागरिकों को अस्पतालों, बीमा फर्मों और नागरिकों को आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंचाने की मदद करने हेतु डिजिटल स्वास्थ्य आईडी भी प्रदान करेगा। ध्यान रखना क्या करेगा? डिजिटल आईडी प्रदान करेंगे। और किस मंत्रालय की पहल है? ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत इसे स्थापित करा जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, किस मंत्रालय द्वारा कराया जा रहा है, तो ध्यान रखना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। आइए इस मिशन की विशेषताएं देख लेते हैं। क्या कहता है इस मिशन में? स्वास्थ्य आईडी और स्वास्थ्य देखभाल एवं सुविधा की पेशेवर रजिस्ट्री होगी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सैंडबॉक्स होगा। अब आइए इसका लाभ देख लेते हैं, कौन लोग इसका लाभ ले सकते हैं। इसका लाभ ले सकते हैं नागरिकों के, सभी नागरिक ले सकते हैं। स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच और आदान प्रदान में सक्षम बनाना है। टेलीमेडिसिन जैसी तकनीकों का उपयोग करना है। डॉक्टरों और अस्पतालों तथा स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदत्त के लिए व्यवसाय करने में आसानी होगी। आइए देखते हैं ये इसके कुछ मतलब की पॉइंट से याद रख लेना। हॉस्पिटल क्लिनिक होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगा, टच हेल्थ होगी। ये मतलब ये एक फ्री में अगर एक माइंड मैप की तरह याद रखना है तो इसको देखिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश बन रहा है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। अरुणाचल प्रदेश में क्या बनना है? ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। ये देख लीजिए किस तरीके से होता है, ये मैप में लगा हुआ इस तरीके से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनते। चलिए देखते हैं क्या कहती है न्यूज। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा ईटानगर से 15 किलोमीटर दूर होलांगी में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण का कार्य शुरू किया गया था। मतलब ये पहले से शुरू था, लेकिन अब जो है ना वो ग्रीनफील्ड बनना है। तो आइए देखते हैं क्या। गौरतलब है ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, ये तो सभी को मालूम है। इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? 645 करोड़ रुपए। कितनी है? 645 करोड़ रुपए। प्रस्तावित हवाई अड्डे को A32 श्रेणी में हवाई जहाज के संचालन के लिए डिजाइन किया जा रहा है। किसके लिए करा जा रहा है? डिजाइन करा जा रहा है। A32 4100 वर्ग किलोमीटर का विस्तृत इस हवाई अड्डे में टर्मिनल भवन में 200 यात्रियों तक की खपत कर सकेगा। ये कितनी? 200 यात्रियों तक की खपत। आइए देखते हैं और क्या कहता है। इसका लगभग 80% एयर साइड कार्य पूरा हो चुका है और इस हवाई अड्डे के संचालन की शुरुआत 15 अगस्त 2022 को होने की संभावना है। कब तक? ये डेट याद हो, लेकिन मेंस में ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी होती है कि ये करेगा क्या। ये अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं के साथ इसका टर्मिनल एक ऊर्जा के कुशल एनर्जी इफिशिएंसी भवन होगा, जिसमें वर्षा जल संचयन प्रणाली के लिए आदि प्रावधान हो गए। इस हवाई अड्डे का मकसद है कि आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकसित करके अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण पूर्व के एशिया के लिए एक प्रमुख
प्रवेश द्वार बदलना है। इसके अलावा यह हवाई अड्डों के क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करेगा। आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं, देखते हैं। परम गंगा पढ़ा दिया, काटसा के बारे में जान लेते हैं। काटसा क्या है? काटसा है कि काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सीज थ्रू सेक्शन एक्ट, ये अपन आईआर के हिस्से का में रखेंगे इस न्यूज को, GS2 में। आइए जानते हैं कि अमेरिका का काटसा कानून के बारे में, जो वर्तमान में चर्चाओं में रहा है। काटसा एक कठोर अमेरिकी कानून है जिसके माध्यम से अमेरिकी ऐसे देशों पर के खिलाफ प्रतिबंध लगाता है जो कि रूस और ईरान और उत्तर कोरिया से हथियार खरीदते हैं और या कोई बड़ा लेन देन करते हैं। तो काटसा क्या कहता है, ये कब बना था? अमेरिकी विधायिका ने इस कानून को वर्ष 2017 में अधिनियमित कर दिया था। अमेरिका कानून का प्रयोग किसी भी देश की रक्षा एवं व्यापार से जुड़े प्रतिबंधों, निर्यात का प्रतिबंध लगा देता है। ज्ञात है कि भारत और रूस के मध्य S-14 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली के सौदे को लेकर अमेरिका का यह काटसा कानून के बारे में फिर चर्चा का विषय बना। अभी हाल ही में अमेरिका ने रिपब्लिकन पार्टी के एक बड़े प्रभावशाली सीनेटर राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रशासन ने कहा कि भारत पर रूस का S-14 मिसाइल प्रणाली खरीदने पर काटसा कानून के तहत कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। मतलब भारत पे नहीं लगाया जाएगा, बाकी तो और देशों पे लगा ही देंगे। चलिए यूपीआई के बारे में जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान हेतु गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के फ़ोन में, मतलब जिसके फ़ोन में इंटरनेट नहीं चलता, उनके लिए फ़ोन के लिए नई यूपीआई सेवाएं UPI 123 पेज शुरू करी है। डिजिटल भुगतान के लिए 24x7 यानी 24 घंटे 7 दिन हेल्पलाइन की शुरुआत है, जिसे DG साथी कहा गया है। ये ध्यान रखना कि यूपीआई का जो न्यू नाम आया है जो कोई DG साथी, ये जरूर ध्यान रखना। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा DG साथी की स्थापना की गई है। वर्तमान में यह अंग्रेजी और हिंदी भाषा में दोनों में उपलब्ध है। यूपीआई का 123वें पे यही है फीचर ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक ने करा फीचर फोन के लिए एक पेमेंट्स इंटरफेस UPI 123 पे लॉन्च किया गया है, जो इंटरनेट स्मार्टफोन भी UPI प्लेटफॉर्म के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में 40 करोड़ से अधिक फीचर मोबाइल उपयोगकर्ताओं के साथ है। इसका उद्देश्य इंटरनेट कनेक्टिविटी रहित ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्टफोनों का प्रयोग न करने वाले भी भुगतान की सुविधा को उपलब्ध करेंगे। इसके तहत फीचर उपयोगकर्ताओं को वित्तीय गैर लेन देन जैसे PPT2 भुगतान बिल, DTH और मोबाइल फ़ोन टॉप ऑफ एवं UPI पिन सेट करने के बदलने के लिए शेष राशि जानकारी प्राप्त करने के लिए है। साथ ही RBI ने डिजिटल पेमेंट के लिए 24x7 हेल्पलाइन जीवन साथी भी लॉन्च करा है, जिसके तहत उपयोगकर्ताओं को डिजिटल पेमेंट करने के लिए जागरूक शिक्षित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ देखते हैं। ब्लू वेव, ये ब्लू वेव है आइसलैंड ग्रीनलैंड की स्थित एक ठंडे पानी का क्षेत्र है, जो कि शोध के अनुसार 2011 में ग्लेशियरों को पिघलने की दर कम हुई है। इसको हम कहाँ रखेंगे? ज्योग्राफी के सेशन में, GS फर्स्ट में। किसमें? GS फर्स्ट में। इस शोध से पता चलता है कि 2010 में आइसलैंड के ग्लेशियरों को पिघलने की गति धीमी हो गई है और प्रतिवर्ष औसतन 5 गीगाटन हिमनदों का नुकसान हो रहा था, जो पहले आइसलैंड हिमनद 1995 के अंश से क्या हो रहा है से 10 तक के लगातार प्रतिदिन 11 गीगाटन की दर सिकुड़ गई है। ब्लू वेव क्या है? ब्लू वेव पूर्व इस क्षेत्र में एक दीर्घकालिक शीतलन प्रवृत्ति है। दीर्घकालीन, दोस्तों एक सेकंड, हाँ दोस्तों चलिए चलते हैं। शीतकालीन प्रवृत्ति है जो कि अटलांटिक वार्मिंग होल के नाम से जानी जाती है, जो पिछली शताब्दी के दौरान समुद्र की सतह पर तापमान लगभग 0 से लेकर 0.8 डिग्री सेल्सियस तक कम हुआ। विवादित है कि पृथ्वी के क्षेत्र में तुलना आर्कटिक महासागर तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जो औसतन 4 गुना है। दोस्तों ऐसी न्यूज हमारे किस में काम होती है? मेंस में, क्योंकि हर बार मेंस में ग्लेशियरों को लेकर क्वेश्चन आ रहा है,
इस काफ़ी चर्चा में रह रहे हैं। नहीं तो मेंस का क्वेश्चन भी बनता है ऐसे, तो अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय भूमि प्राधिकरण मुद्रीकरण निगम के गठन को मंजूरी दे दी है। ये हाल ही में कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम एनएलसी को गठन की मंजूरी दी गई है। इस मंजूरी बजट 2021-22 की घोषणाओं के अनुरूप की जाएगी। इसका गठन स्पेशल पर्पज व्हीकल एसपीएफ ने, ये ध्यान रखना, स्पेशल पर्पज एसपीवी द्वारा के रूप में किया जाएगा। आइए देख लेते हैं इसका क्या क्या कहना है। ये वित्त मंत्रालय लोक उद्यम विभाग गठित करेगा। ध्यान रखना कौन करेगा, वित्त मंत्रालय। इसके लिए प्रशासनिक मंत्रालय के रूप में कार्य करेगा। इसकी प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी कितनी है, 5,000 करोड़ रुपए। चुकता और शेयर पूंजी कितनी है, 150 करोड़ रुपए। एनएलएमसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सीपीएसई के स्वामित्व प्रणाली का आंतरिक भूमि एवं भवनों का मुद्रीकरण करेगी। गौरतलब है कि ये सीपीएसई के पास बड़ी मात्रा में ऐसी भूमि परिसंपत्तियां मौजूद हैं जो उपयोग में नहीं है या आंशिक रूप से बाली हैं। तो एनएलएमसी द्वारा अतिरिक्त भूमि का मुद्रीकरण का कार्य एक एजेंसी के रूप में किया जाएगा। आइए समझते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अपन। अजय भूषण पांडे बने नेफ्रा के नए अध्यक्ष। नेफ्रा यानी राष्ट्रीय फाइनेंशियली रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष नियुक्त करा गया। आइए, ये अजय भूषण जी है, इनको ध्यान रखना है। यहाँ डायरेक्ट कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, मैंने काफ़ी एग्जामों में देखा है, एसएससी या मतलब यूपीएससी यूपीपीसीएस में डायरेक्ट ऐसे ही सवाल उठा के रख देते हैं कि भाई अजय भूषण किस पांडे के अध्यक्ष बने थे। तो ध्यान रखना, वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के द्वारा। अभी इनको समझ लेते हैं, राष्ट्रीय अजय भूषण जी के बारे में। आइए, अजय भूषण जी, यह नियुक्ति, पहले तो नियुक्ति देखते हैं। ये नियुक्ति 3 साल की अवधि में 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो पहले के लिए हो इस पद के लिए नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समाप्ति की जाती है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी द्वारा मंजूरी दी गई। आइए अजय भूषण जी के बारे में जानते हैं, क्या कहते हैं। अजय भूषण जी कौन है। ये 1984 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी थे। ये पिछले साल फरवरी में राजस्व सचिव रेवेन्यू पद पर सेवानिवृत्त हुए थे। राजस्व सचिव बनने से पहले ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडी के मुख्य कार्यधिकारी रह गए। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नेफ्रा के बारे में जान लेते हैं। नेफ्रा का गठन भारत सरकार की कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132 सेक्शन 1 के तहत 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। यह ऑडिटिंग पेशे का एक स्वतंत्र नियामक रूप है से कार्य करता है। इसे कंपनियों के वित्तीय विवरण समीक्षा करने के लिए स्पष्टीकरण व मांगने, लेखांकन व लेखा परीक्षा मुद्दों से संबंधित अनियमितताओं की जांच व आदि शक्तियां हैं। और इसकी अवधि हर 3 वर्ष में करी थी। 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए पूर्व कैबिनेट नियुक्ति एसीसी की मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों, इस वीक की जितनी इंपॉर्टेंट खबर थी, जहां से लगा था मुझे क्वेश्चन बनेंगे, वो मैंने आपके साथ डिस्कशन करा। ये सारी न्यूज जी मेंस को भी लेकर कवर करी है। तो दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी आप स्वस्थ रहें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।